प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आ गए हैं जेई मेंस 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के डिस्कशन के लिए। और ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है ना। और इस पे इस शिफ्ट में काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी कॉन्सेप्चुअल पूछे गए, इजी भी हैं, एवरेज भी है, टफ भी, हर तरह का बैलेंस, हर तरह का इसमें आपको मसाला देखने को मिलेगा। ठीक है। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और ये भी बताया जाता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोज हैं जो अपलोड कर चुका हूँ मैं, मोस्टली आपका 70 to 80% क्वेश्चन सीधे सीधे वहीं से पूछे गए, है ना। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कितने ऑक्साइड ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक है। इनको याद करने का मैंने एक निमोनिक बताया था आप लोगों को, बच्चे इसमें भूल जाते हैं कि कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस बोथ। तो सर हम कैसे जाने कौन एसिड बेस रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए सिंपल एक निमोनिक है, इसको आप लर्न कर लीजिए और सीधे डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। देखिए, जनाबे अली, ये निमोनिक आपको याद रखना है। जनाबे अली ने ऑस्ट्रेलिया में सभी पंजाबी सॉन्ग बेकार गाए। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है सर। देखिए समझिए, जनाबे से आपको जिंक याद रखना है और इनके बनाइए ऑक्साइड्स। ठीक है, जिंक का ऑक्साइड हो गया जेडएनओ, जेडएनओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अली से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ने से कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, आर्सेनिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। सभी सभी मतलब एंटीमनी, एंटीमनी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। पंजाबी से पीबी हो गया, पीबी के बेटा दो ऑक्साइड होते हैं, पीबीओ पीबीओ2, दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। और सॉन्ग से टिन, टिन के भी दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। बेकार, बे से बेरिलियम, कार से क्रोमियम, और इनके ऑक्साइड भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, बेरिलियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। और गाय से एक गैलियम ऑक्साइड, एक और लिख देता हूँ Ga2O3। ये आपके वो ऑक्साइड है जो मोस्ट पॉपुलर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और देख लीजिए ऑप्शन में कौन कौन से पड़े हुए हैं। Na2O, एल्कली मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, तो ये तो पहले ही हटा दिए, तो एम्फोटेरिक हो ही नहीं सकता। दूसरा पकड़ में आ गया, आर्सेनिक ऑक्साइड। यस, ये आर्सेनिक ऑक्साइड आपका क्या है, एम्फोटेरिक है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड NO और N2O न्यूट्रल होते हैं, तो ये आपका कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है बेटा। N2O भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। और Cl2O7, क्लोरीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन है। वैसे भी क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब केवल एक ऑक्साइड ही आपको ऐसा दिया गया है जो क्या है, एम्फोटेरिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सॉरी आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, ओनली वन ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तो आप करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन। कॉन्जुगेटेड मतलब जिसमें अल्टरनेट ऑर्डर में सिग्मा पाई इस तरह का कॉन्जुगेशन हो, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर प्रेजेंट हो, और डाई कीटोन भी होना चाहिए। तो देखिए, डाई कीटोन तो ये भी है, डाई कीटोन तो ये भी है, डाई कीटोन सब में दो दो कीटोन तो दिख रहा है। डाई कीटोन तो बेटा उसमें सारे दे दिए, लेकिन कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन केवल इनमें से एक ही है, क्योंकि कीटोन का जो पाई बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में है। देखिए, तो ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन इज द थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये आपको एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म से रिलेटेड, दिल खुश कर दिया है, मजा आ गया भाई क्वेश्चन देख के। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा मिसप्रिंट दिख रहा है मुझे, हो सकता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए क्या कह रहा है, आपको इसने एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है, उस पे एनिसो मेथॉक्सिक ग्रुप लगाया हुआ है, और पैरा पे ये ब्रोमोमेथिल करके एक ग्रुप लगा हुआ है। पहले रिएक्शन करा रहा है सोडियम साइनाइड के साथ, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि सोडियम साइनाइड आयनाइज होगा Na+Cl-, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस कर रहा है जो है आपका साइनाइड आयन। साइनाइड आयन वैसे तो एम्फोटेरिक न्यूक्लियोफाइल होता है,
एम्फोटेरिक सॉरी एमबी फिलिक न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें दो डोनर साइट होती है, कार्बन नाइट्रोजन, लेकिन ये कंप्लीटली आयनाइजेबल है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? कार्बन होगा। तो इसमें कोई डाउट होना चाहिए। और सिंपल ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और बेंजिलिक पोजीशन पे अटैक करेगा और सीएन सॉरी ब्रोमाइड आयन को सब्स्टिट्यूट करेगा। पहले पार्ट में आपका ये बनना चाहिए, यहाँ पे सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये आपने बना ही लिया होगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। और सेकंड पार्ट में उसने OH माइनस बेस ले लिया है, और बेस क्या करेगा? तो मैं अपनी क्लास में तो हमेशा बताता हूँ, बेबी को बेस पसंद है, और बेस को क्या पसंद है? एसिडिक हाइड्रोजन पसंद है। तो बेस हमेशा क्या चुराएगा? एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? ये बेंजालिक पोजीशन का जो हाइड्रोजन है यही एसिडिक है बेटा, इसी को निकालेगा। तो ये बेस इस बेंजाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा और एक यहाँ कार्बन आयन का जन्म होगा, यहाँ कार्बन आयन फॉर्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में उसने साइक्लोहेक्सेनोन ले लिया है। साइक्लोहेक्सेनोन। सर साइक्लोहेक्सेनोन क्यों लिया है, समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि साइक्लोहेक्सेनोन लेने का यहाँ पे मीनिंग समझ में आ रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना चाह रहा है, क्योंकि उसने एक न्यूक्लियोफाइल तो तैयार कर ही दिया है। और साइक्लोहेक्सेनोन जो है, इसमें कार्बोनिल कार्बन जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। और यहाँ पे आ गया O माइनस, और यहाँ पे Cn भी बैठा हुआ है। यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद वो हाइड्रोजन निकल रहा, लेकिन यहाँ पर उसने एसिडिक एसिडिक एसिडिफिकेशन कराना चाहिए उसको। यहाँ पे मेमोरी बेस पेपर है, शायद ये प्रिंट नहीं है इसमें। तो एस्ट्रियो प्लस, यहाँ पे एसिडिफिकेशन होगा, और एसिडिफिकेशन होने के बाद ये जो O माइनस है इसका प्रोटनेशन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की एंट्री हो जाएगी। ये आपका बन गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब आप वो कराना क्या चाह रहा है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन निकल के साथ कराना चाह रहा है। हाइड्रोजन निकल आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसमें रिड्यूस होने वाले कौन कौन से बंदे हैं जो रिड्यूस हो सकते हैं, देखिए समझिए। देखिए, एल्कोहल रिड्यूस नहीं करेगा, हाइड्रोजन निकल अल्कोहल रिड्यूस नहीं करता है। वैसे भी टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल को तो कोई भी नहीं रिड्यूस करता। और इधर आ जाइए, सीएन साइनाइड, साइनाइड रिड्यूस हो जाएगा। साइनाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, साइनाइड को एमीन में रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब CH2NH2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका। और ये आपको सर्च करना है कि ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन 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 कौन सा दिख रहा है? देखिए, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल के हिसाब से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा इस क्वेश्चन को। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को करके आए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एग्जाम में इतना सोच ले गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C8H10, और पहले वो नाइट्रेशन करा रहा है। इतना बच्चे देख के समझ गए होंगे कि नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये आपका नाइट्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पे नाइट्रेशन होने जा रहा है। नाइट्रेटिंग एजेंट ले रहा है तो बेंजीन रिंग भी होगी। हाँ, ये आप इसके DU से भी पहचान गए होंगे। अगर इस कंपाउंड का आपने DU निकाला होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो C+1 कार्बन के नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, तो C+1 हो गया 9, और हाइड्रोजन के नंबर में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 4। और 4Du मतलब इसमें बेंजीन रिंग क्या है? प्रेजेंट है। 4Du मतलब 100% बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। वैसे भी चारों ऑप्शन में अगर आप नजर डालिए तो बेंजीन रिंग तो सभी ऑप्शन में पड़ी हुई है। तो यहाँ से भी एक हिंट मिल रहा है।
अब इसमें और क्या होगा, तो देखो बेटा 6 कार्बन तो इंगेज हो गए, C6H5 ये बेंजीन में चला गया, बचा C2H5, तो यहाँ पे एथिल ग्रुप लग सकता है। वैसे एक पॉसिबिलिटी और है, यहाँ पे 2 मिथिल भी अटैच हो सकते हैं, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप चारों ऑप्शन में नजर डालें तो 2 मिथिल वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है आपको, तो इसको आप इग्नोर करिए यहाँ पर। इसका मतलब वो सिंपल एथिल बेंजीन ही है, ये तो समझ में आ गया। और इसका हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराने पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस ESR रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एथिल आपका आर्थो पैरा होस्ट होता है, और पैरा पोजीशन पे NO2 का क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाएगा। ये आपका बन गया। फिर क्या हुआ नेक्स्ट में देखिए, फिर उसने ब्रोमीन से रिएक्शन कराई है, हीट किया है। तो ब्रोमीन के साथ हीट किया है, ब्रोमीन के साथ उसने कोई लुईस एसिड नहीं लिया है, हीटिंग स्ट्रॉन्ग हीटिंग ली है, तो 100% ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला केस है। यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल्स बनेंगे और ये साइड चेन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हाँ, ये इसमें एक डाउट आ सकता है, कोई बच्चा बोले सर यहाँ पे आएगा ब्रोमीन कि यहाँ पे आएगा, तो फ्री रेडिकल जहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, वहीं पर उसी से आपके मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो 2 डिग्री पे कराइए सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन आएगा 2 डिग्री पे कराएगा। देखिए एंटी वालों ने आपका पूरी तरह से ऑर्गेनिक के बेसिक्स को यहाँ पे खगोलने की कोशिश की है। वो देखना चाह रहे हैं कि आप कितना बेसिक्स पे कमांड कर रहे करके पेपर एग्जाम में बैठ रहे हैं। लास्ट केस में उसने एल्कोहलिक वेस्ट ले लिया। एल्कोहलिक वेस्ट क्या करता है, ये हमेशा एलिमिनेशन करता है। एल्कोहलिक के वेस्ट एल्कोहल लेकर तो अच्छे अच्छे एलिमिनेट हो जाते हैं। ये तो हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, एलिमिनेशन अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा कार्बन से ब्रोमीन का एलिमिनेशन होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का सिंपल अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एल्कीन बनती हुई दिखाई देगी। ये बेस आएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये इस तरह का एंटी एलिमिनेशन होगा और हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये ऑप्शन हमारा किस में पड़ा हुआ है, दिस इज द सेकेंड। सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है, कोई भी इसको ऐसा नहीं बोल सकता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है बच्चों को, बस इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्रोमेट आयन क्या होता है, क्रोमेट होता है CrO4 2-। तो सर डाइक्रोमेट क्या होता है, डाइक्रोमेट ये होता है Cr2O7 2-। और आपसे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। अब इससे आसान क्या पूछेगा वो आपसे, निकाल लीजिए। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर X, ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू -2 X बराबर 6। वैसे दोनों में ही 6 आनी है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट में दोनों में क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करके निकालना चाहते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैलकुलेट करके निकालिए, 6 आ रही है दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, तो 6 - 6 क्या हो गया, 0। इसका आंसर है 0, 0 आंसर है इसका, है ना। मे बी ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मोस्ट स्टेबल ट्राई हैलाइड फ्रॉम NF3 NBr3 NCl3 Ni3, नाइट्रोजन फैमिली से, NCRT से उठाया है क्वेश्चन, सीधा सीधा। नाइट्रोजन फैमिली हम लोग पढ़ा था कि केवल नाइट्रोजन का एक ही फ्लोराइड स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे NF3, ये बाकी स्टेबल ही नहीं होते हैं। क्यों, इसका रीजन भी दिया हुआ है कि जैसे जैसे हेलोजन का साइज इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती आती है। तो मोस्ट स्टेबल इसमें हाइड्राइड हैलाइड ट्राई हैलाइड होगा NF3। NF3
ये आपका मोस्ट स्टेबल ट्राई हैलाइड है। ठीक है, एनसीईआरटी ने साफ साफ शब्दों में लिखा है, नाइट्रोजन फैमिली में आपको ये मिल जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट, 12th क्लास की एनसीईआरटी में। ठीक है, और बाकी हम लोग इसको पढ़े हुए थे बहुत डिटेल में कि NI3 तो एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन मेटलर्जी नामक चैप्टर से लिया गया है। मेटलर्जी में सीधे सीधे उसने और वो आपसे पूछ लिया। कैलामाइन, कैलामाइन हमारा कालू होता है। कालू कौन है? जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन कालू, कालू कालू कालू, हमारा कालू का है जिंक कार्बोनेट। इसको मैंने याद करने के लिए बताया था। कैलामाइन सी से स्टार्ट होता है, कार्बोनेट में भी सी होता है। सी सी कर गया ना मैच, है ना? ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए। गेलना, गेलना लेड सल्फाइड होता है। पीबीएस, पीबीएस गेलना होता है। अब बचा सीडेराइड, सीडेराइड आयरन कार्बोनेट होता है। आयरन का और होता है सीडेराइड। और स्टेरलाइट आपका जिंक सल्फाइड होता है, जिंक ब्लेंड। तो इस हिसाब से देख लिए, फर्स्ट का आंसर मैच कर रहा है बी से, फर्स्ट का बॉम्बे। और फर्स्ट का बॉम्बे केवल एक में ये दिख रहा है मुझे, है ना? तो आंसर क्या होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट का बॉम्बे है। सेकंड भी देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड का ए है तो सेकंड का ए। अच्छा, ये भी दिख रहा है यहाँ भी, सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है। थर्ड, थर्ड का सी है। हाँ, तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट और से रिलेट करके पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट इज। आपसे 4 स्टेटमेंट दिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछना चाह रहा है। पहला कह रहा है B2S6 इज लुईस एसिड, तो बिल्कुल सही है, B2S6 लुईस एसिड है। बोरॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज की तरह बिहेव करता है, तो ये आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग अगर देखना चाहें तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और आपने ये स्ट्रक्चर देखा ही होगा, डाइबोरेन बहुत ही पॉपुलर मॉलिक्यूल है। और सीधा सीधा डाइबोरेन पे क्वेश्चन एनटीए वालों ने पूछा है ना? तो वो कहीं ना कहीं आपके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स को समझना चाह रहे हैं कि बच्चों के बेसिक्स कितने क्लियर है, कितना उन्होंने बेसिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, बोलो बेटा, समझ में आ रही बात? किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में वो मुझसे पूछ सकता है। ये इस तरह का मॉलिक्यूल होता है। हाँ, ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है ना? B2S6 हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, सेकंड में बोल रहा है प्लेनर है, तो ये आपका गलत है। आपको लग रहा होगा सर ये मुझे प्लेनर ही दिख रहा है, नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये जो बोरॉन पे हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp3 होता है। और आपको इतना पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज एटम से कनेक्टेड जो बॉन्ड होते हैं वो प्लेनर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें कोई 4 हाइड्रोजन सेम प्लेन पे, जो टर्मिनल वाले बेटा, ये जो 4 हाइड्रोजन है ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। लेकिन ये हाइड्रोजन और ये जो बनाना बॉन्डिंग बना रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं इसे, ये आउट ऑफ प्लेन होते हैं। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेनर आपका नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। बोलो भाई, क्लियर हो रही? तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑल BS बॉन्ड लेंथ आर इक्वल टू B2S6। जो BH बॉन्ड एंगल्स हैं, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल टू B2, बिल्कुल रॉन्ग है स्टेटमेंट। क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। और बनाना बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बोरॉन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कम होती है। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा होगी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किससे? एज कंपेयर टू 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। डी कह रहा है इन B2S6 4 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो बताइए क्या ये सही होगा?
टू 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपके ये 2 ही होते हैं, है ना, बाकी जो 4 हैं ये 2 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और वो कह रहा है कि इसमें 4 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो ये बेटा रॉन्ग कह रहा है। अगर ये 2 बोलता तो सही हो जाता है। और ई में कह रहा है B2H6 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ BH3 एंड NaBH4, तो ये बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की प्यारी सी रिएक्शन है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आपका क्या बना देता है, डाइबोरेन का प्रिपरेशन कर देता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओवरऑल आप देखें तो 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ए एंड ई। और ए और ई दोनों पड़े हुए हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो सेकंड इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एटम एक्स अरेंज इन SCP यूनिट सेल। ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया है। एटम एक्स जो है वो HCP पैकिंग कर रहा है। कैसी पैकिंग कर रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रहा है, जिसमें वाई एटम ऑक्यूपाई 2/3 टेट्राहेड्रल वाइड। वाई एटम 2/3 टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो देखिए SCP पैकिंग में टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं, पहले तो उनका जेड पता होना चाहिए, है ना। क्यूब में टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। लेकिन SCP पैकिंग में टेट्राहेड्रल वाइड 12 होते हैं। और यहाँ पे एटम वाई जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड के कितने पोर्शन में आ रहा है, 2/3। तो ये कितना आ गया, जेड आ गया आपका 8। ठीक है, मतलब वाई एटम के रिस्पेक्ट में जेड कितना आ गया, 8 आ गया। फिर आपसे पूछ क्या रहा देन परसेंट ऑफ एक्स इन यूनिट सेल, तो एक्स का वो पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना होगा। तो फॉर्मूला बना लेते हैं बेटा पहले। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। तो एक्स आपका SCP पैक है, SCP पैकिंग का जेड क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और वाई एटम यहाँ पे आ गए हैं कहाँ पर, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, तो ये 8 हो गए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो X3Y4। तो आपसे पूछा क्या है उसने, परसेंट ऑफ एक्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में एक्स का परसेंट है, तो नंबर ऑफ एक्स एटम देखिए कितने हैं पर यूनिट सेल, 3। टोटल कितने हैं, 7, इनटू कर दीजिए 100, है ना। तो 300 डिवाइड बाई 7, अब इसको कैलकुलेट करिए, 300 डिवाइड बाई 7 कितना आ रहा आना चाहिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकालिए जरा, सॉल्व करिए। 300 डिवाइडेड बाई 7, 300 डिवाइडेड बाई 7, 300 डिवाइडेड बाई 7, तो 42.8, 42.8 आ रहा है ये, 42.8। और उसने बोला रिपोर्ट योर आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 43। 43 शुड बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 43। ठीक है, कोई डाउट, आगे बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल से पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको एक उसने सेल कंस्ट्रक्ट करके दिया है गैल्वेनिक सेल, उसका उसने ये नोटेशन दिया है, इसका आपसे वो ई सेल पूछना चाह रहा है। ई सेल आपको उसने दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द पीएच ऑफ एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल गिवन। ठीक है, तो देखिए पीएच निकालना है, तो सबसे पहले ऐसे केस में गैल्वेनिक सेल में हमें कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। तो ये आपका लेफ्ट साइड क्या है, एनोड इलेक्ट्रोड है। एनोड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लिया गया है, और ये राइट साइड क्या लिया गया, कैथोड इलेक्ट्रोड लिया गया है। कैथोड यहाँ पे कॉपर का मेटल मेटल आयन सॉल्युबल इलेक्ट्रोड लिया गया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो H प्लस आयन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाने जा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। आप कहोगे सर ये तो रिडक्शन हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको सही से लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, H प्लस आयन। ठीक है, अब हो गया ऑक्सीडेशन 0 से +1। कैथोड में, कैथोड पे बेटा रिडक्शन होता है, कोई भी गैल्वेनिक सेल हो ऑलवेज। यहाँ पे क्यूप्रिक आयन क्या करेगा, क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देगा कॉपर।
तो ये हाफ रिएक्शन दोनों ऐड कर देंगे और है ना, ये क्यूप्रिक आयन कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, तो ऊपर वाली रिएक्शन में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रॉन्ग हो गई थी, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए, तो क्या हो गया? ये हमारी बन गई कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, बन गई कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब इसके लिए हम लोग अप्लाई कर देंगे नट्स इक्वेशन। अप्लाई नट्स इक्वेशन तो क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एच प्लस आयन होल स्क्वायर। अच्छा, एक कॉपर सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास यूनिटी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्यूप्रिक आयन इनटू पार्स। अच्छा, हाइड्रोजन गैस है बेटा, तो गैसों का क्या लिया जाता है? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब देखिए ई सेल आपको गिवन है, ई सेल कितना गिवन है? 0.576। ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या हो जाएगा? ई नॉट हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड कॉपर के इलेक्ट्रोड है, उसका ई नॉट कितना दिया? 0.34 माइनस एनोड का 0 और 0.06 अपॉन एन, एन की वैल्यू 2 लॉग एच प्लस आयन होल स्क्वायर। एच प्लस आयन, अच्छा पीएच ही तो कैलकुलेट करना है आपको, और डिवाइड बाय क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन कितना है? 10⁻²। और हाइड्रोजन का प्रेशर कितना दे दिया? 180। ठीक है, तो यहाँ से आप माइनस लॉग एच प्लस आयन कैलकुलेट कर लीजिएगा, और माइनस लॉग एच प्लस आयन से आपका क्या आ जाएगा? पीएच आ जाएगा। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस आयन, इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, कोई डाउट हो तो बताइए। अब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट कार्बोनिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। एक ही क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिल रहा है इस पूरे पेपर में, और वो मेटल कार्बोनिल से उसने पूछा है। कोबाल्ट कार्बोनिल दिया हुआ है। कोबाल्ट कार्बोनिल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड पूछ रहा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें दोनों कोबाल्ट के साथ 4 4 कार्बोनिल अटैच हो जाएंगे। मेटल कार्बोनिल ई ए एन रूल फॉलो करते हैं, तो ये मेटल कार्बोनिल भी ई एन रूल फॉलो करेगा। तो इसमें देखिए कोबाल्ट कोबाल्ट सिंगल बॉन्ड कितने हैं? तो कोबाल्ट कोबाल्ट सिंगल बॉन्ड एक है ना। और कार्बन टर्मिनल कोबाल्ट कार्बोनिल बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 8 हो गया। तो उसने पूछा है दोनों का सम, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? x प्लस वाई 9 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर शुड बी 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें क्या कहना चाह रहा है? एक आपको रिएक्शन दी हुई है, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसने अल्फा बोला हुआ है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अल्फा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन वो पूछ रहा है कि क्या होगा। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो केसी भी होता है और केपी भी होता है, तो यहाँ मुझे क्या निकालना है? तो उसने यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट दे दिया, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम प्रेशर। वो आपको डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रहा है, और प्रेशर के टर्म में हमारा क्या डिफाइन होता है? केपी डिफाइन होता है। तो आपको केपी और अल्फा में रिलेशन स्टेब्लिश करना है इस गिवन रिएक्शन के लिए। ठीक है, लिख लीजिए रिएक्शन, और इसमें सभी गैसियस ही होंगे। वैसे ये लिखा नहीं हुआ है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ओरिजिनल पेपर में उसने सही से दिया होगा, सभी गैसेस स्पेसिस हैं इसमें, मान के चलना ही पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे अगर हम लोग इनिशियल मोल्स कुछ मान ले T=0 पे, कि यहाँ पर कुछ ए मोल है, तो यहाँ 0 0 हो जाएंगे। और अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ए से ये ए अल्फा डिसोसिएट होगा, ये भी ए अल्फा, और ये ए अल्फा बाई 2, है ना। ये मैंने यहाँ क्या लिख लिया? उस सभी के मोल्स। अब आप क्या करेंगे? केपी का एक्सप्रेशन लिख देंगे। केपी का एक्सप्रेशन में क्या होगा? केपी का एक्सप्रेशन में आपका होगा
partial pressure of B into partial pressure of C power 1/2 divided by partial pressure of A। है केपी पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये तो डाल्टन्स लॉ से निकाला जाएगा बेटा। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, उनके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो पीबी निकालना है तो पीबी बी के मोल्स कितने हैं, ए अल्फा डिवाइड बाई टोटल मोल कर दीजिए। टोटल मोल मैं निकाल के दिखा देता हूँ। टोटल मोल तीनों गैसें हैं तो तीनों के मोल का सम कर देंगे। इक्विलिब्रियम पे जो टोटल मोल है वो हमें चाहिए होते हैं। तो ये आ गया ए प्लस अल्फा बाई टू। तो इससे डिवाइड कर दिया 1 प्लस अल्फा बाई टू इंटू पी। ऐसे ही सी के लिए लिख देंगे ए अल्फा बाई टू 1 प्लस अल्फा बाई टू और इंटू पी पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस अल्फा ए 1 प्लस अल्फा बाई टू इंटू पी। देखिए ए तो पूरा पूरा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट कर जाएगा। ए तो पिक्चर से गायब ही हो जाएगा, वो तो आएगा ही नहीं। और 1 प्लस अल्फा बाई टू ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली बच क्या रहा है, ये देखिए। तो यहाँ से अल्फा आ रहा है और यहाँ से अल्फा पावर हाफ डिवाइड बाई √2 और p की पावर 3। अच्छा, एक p से p भी कैंसिल ही कर दीजिए। तो p की पावर केवल कितनी बची, डिवाइड 1/2 और ये 1 प्लस अल्फा पावर 1/2 है ना। तो अच्छा 1 माइनस अल्फा भी है, ये आ रहा है। इसी को थोड़ा ढंग से लिख दिया तो अल्फा की पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा पावर ऐसा। तो इसके रिस्पेक्ट में आप देख लीजिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो √2 न्यूमरेटर में नहीं आना चाहिए, √2 डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो √2 डिनोमिनेटर में अच्छा इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, कोई बात नहीं, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको ऐसे लिख दीजिए अल्फा की पावर 3/2 p √2 1 माइनस अल्फा और इसको लिख दिया 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाई √2। तो √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब फाइनली √2 आएगा ही नहीं एक्सप्रेशन में। तो √2 कहीं आए किस ऑप्शन में देखिए जिसमें √2 ऑप्शन में ही ना आ रहा हो। √2 1/√2 आ रहा है और p की पावर कितनी है 1/2 आनी चाहिए। हाँ, इसमें चारों ऑप्शन में किसी ऑप्शन में मे बी कुछ मिस प्रिंटिंग दिख रहा है मुझे, क्योंकि √2 सभी में लिखा हुआ है ना। √2 किसी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें दिए हुए हैं कि इसमें ऑप्शन मिल नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। हाँ देखिए, कह रहा है विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन सा है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल है इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, n+l रूल के अकॉर्डिंग n+l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर के सम पे डिपेंड करती है। तो जिन क्वांटम नंबर में देखिए जिस सेट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर का सम इक्वल आ रहा होगा वो ऑर्बिटल बेटा कैसे होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। तो बेटा पहले ही ऑप्शन में देखिए 5 आ रहा है n+l। सेकेंड ऑप्शन में n+l आ रहा है आपका 3 और यहाँ n+l कितना आ रहा है 4। हाँ बेटा ये तो नहीं होगा क्योंकि n+l सेम नहीं है तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होगी। और यहाँ पे n+4 n+2 आ रहा है 6 और यहाँ पे n+3 5। हाँ यहाँ भी नहीं होगी। तो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ग्राफ आपको दिया हुआ है एल एन के वर्सेस 1000 अपॉन टी।
है ना, यहाँ पे 1000/T दिया हुआ। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज किलो कैलोरी, किलो कैलोरी में वो आपसे एक्टिवेशन पूछना चाह रहा है। तो हम लोग आर्रीनियस इक्वेशन जानते हैं। आर्रीनियस इक्वेशन क्या होता है, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बोथ साइड ln ले लीजिए, तो ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आ गया। अब देखिए उसने y एक्सिस में क्या ले लिया है, ln के को, ठीक है, और 1000/RT को लिया है इसने कहाँ पर, एक्स एक्सिस में। तो ऐसा करो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से आप डिवाइड कर दो, बिल्कुल बच्चों वाला काम कर रहे हैं हम लोग। और ये ले लिया एक्स एक्सिस में। तो हमारी इक्वेशन बन रही है y इक्वल टू, ये तो ए कांस्टेंट, तो एल एन है तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 1000 इंटू आर इंटू एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। निगेटिव स्लोप की ये लाइन है, जैसा उसने दिया है वैसा ही ग्राफ बन भी रहा है, बनना भी चाहिए। ठीक है। अब इस ग्राफ का स्लोप पे अगर आप नजर डालिए तो बेटा इसमें स्लोप क्या है, एक्स का कोफिशियंट ही आपका स्लोप होता है। तो स्लोप आपका आ रहा है माइनस ए अपॉन 1000 इंटू आर। और उसके अकॉर्डिंग स्लोप कितना आ रहा है बेटा, देखिए -18.5। तो ये बराबर कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए भैया, स्लोप तो बराबर ही होगा ना। तो यहाँ से ई ए अपॉन आर आ गया, सीधे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ई ए आ गया दिस वैल्यू इंटू 1000 इंटू आर। और एक्टिवेशन एनर्जी कह रहा है किलो कैलोरी में निकालने के लिए, तो किलो कैलोरी में ही मुझे आर की यूनिट सब्स्टिट्यूट करनी होगी, है ना। तो आर की यूनिट किलो कैलोरी में कितनी हो जाएगी, ओनली कैलोरी में आर होता है, ओनली कैलोरी में आर होता है 2, किलो कैलोरी में 2 इंटू 10⁻³ तो 1000 हो गया कैंसिल, और 18.5 इंटू 2, तो ये हो गया 37 किलो कैलोरी। तो सो आंसर शुड बी 37। ठीक है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, और नियरेस्ट इंटीजर में ही मेरे ख्याल से आंसर है ना, और आंसर होल नंबर में आ भी रहा है। ठीक है, 37। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए 15 में कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन द इंट्रावीनस इंजेक्शन इन ग्राम पर लीटर। एक इंट्रावीनस इंजेक्शन है, उसमें ग्लूकोज फिल है, और उसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है किसमें, ग्राम पर लीटर में। और दिस इज आइसोटोनिक विद ब्लड सॉल्यूशन विच हैव ऑस्मोटिक प्रोसेस दिस। देखिए जितने भी इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट हमारे मतलब कि जो वेन्स होती हैं उसमें डायरेक्ट इंजेक्ट किए जाते हैं। तो उनको बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि इंट्रावीनस इंजेक्शन में जो भी सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब ही ये होता है कि हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब जो हमारा ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसको हम लोग इंट्रावीनस इंजेक्शन में ले रहे हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT/I, CRT/I। अब देखो ग्लूकोज आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कार्बोहाइड्रेट का नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ब्लड भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो प्रोटीन्स होंगे उसमें, तो ये तो 1 हो गया, आरटी आरटी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गया, बराबर। ठीक है। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन वो पूछ रहा है ग्राम पर लीटर में, तो कंसंट्रेशन तो इसमें बेटा मोल पर लीटर में होता है, तो मोल पर लीटर। ठीक है ना। और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, अच्छा यहाँ तो सीधे से ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट रख दिए 7.93, 7.93, 7.93। और यहाँ से वेट कितना आ जाएगा, वेट आ जाएगा आपका, है ना, वेट आपका आ जाएगा 7.93 मल्टीप्लाई बाई 180। वेट बाई ग्राम पर लीटर में पूछा, यस ग्राम पर लीटर में आपका कंसंट्रेशन आना चाहिए 7.89 इंटू 180। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा ग्लूकोज का ग्राम पर लीटर में 7.89, 7.89 इंटू 180, है ना, ये आपका आ गया 1420.2। ठीक है।
ये आपका आंसर हो गया ग्राम पर लीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग विल फॉर्म पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कौन बनाएगा इसमें? तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन तो ऐसे डाले कि पॉलिस्टर बना ही नहीं सकते, ठीक है। ब्यूटाडाइन, स्टायरीन, तो ब्यूटाडाइन आपका डाइन है, स्टायरीन तो ये पॉलिस्टर कभी बना नहीं सकता। नियोप्रिन, नियोप्रिन भी आपका इसमें ये भी डाइन्स होते हैं, ये भी नहीं बनाए। मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड ना। एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ब्यूटेनोइक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड, है ना। और ये PHBV का एग्जांपल है, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है ना। और इसमें ईस्टर लिंकेज होते हैं, इसमें ईस्टर लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, COO लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा, तो सीधे सीधे आंसर आपको ए लगा देना चाहिए। ठीक है, तो ये वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे बहुत, वो मैंने आपको डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेईई मेंस के जो दूसरे शिफ्ट के पेपर हैं वो भी मैं 1 बाय 1 आपके सामने लाता रहूंगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।